जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और चलिए मित्रों, आज फिर से अपन कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए रीट 2025 में। चलिए करते हैं बातें। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा मित्रों, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नजर आ रहा होगा मित्रों। और वो है एक तरीके से प्रश्न आपका, देखिए प्रश्न है, देखो मित्रों, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से बेलनव गाई का संबंध किससे है? ठीक है, बेलनव गाई का संबंध किससे है? ठीक है, कुछ नाम इस तरीके के ही हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत से हैं। तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें बेलनव गाई का संबंध किससे है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे, देखो, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, एक आपका दे रखा है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, और एक दे रखा है मित्रों मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। अब ये देखना है कि ये जो बेलन वगाई एक तरीके से जो भूमि है ये किस प्रकार की है। तो देखिए, मैंने मित्रों इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपको स्क्रीन पे नजर आओगा भूमि के प्रकार, नीचे लिख रहा है भूमि के प्रकार, देखिए। ठीक है, इसमें देखो लिख रहा है चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो बेलन वगाई, देखो पहला ही है बेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो आंसर अपन को मिल चुका है। आंसर तो क्या हो गया? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ये तो इसका आंसर हो गया मित्रों। परंतु हमें देखो अन्न के बारे में भी जानना है। जैसे अन्न क्या है? देखो, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ पर जो देखो ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे मित्रों चोल काल में, चोल अभिलेखों में क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह। क्या बोलते थे मित्रों? ब्रह्मदेह। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह। ठीक है, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोला जाता था? चोल अभिलेखों में ब्रह्मदेह बोला जाता था। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि जो होती थी उसे किस नाम से जानते थे? भाई, विद्यालय को शाला बोलते हैं, तो इसको बोलते थे मित्रों शाला के भोगने योग्य, यानी कि शाला के काम में आने, यानी विद्यालय के काम में आने वाली भूमि, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? शाला भोग। क्या बोलते थे मित्रों? शाला भोग। उसके बाद देखो डी ऑप्शन में देखा मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो ध्यान रखना, जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी वो भूमि वो कहलाती थी देवदान। उसे क्या कहते थे? देवदान। या फिर दक्षिण भारत में जो भाषा है उसमें अगर इसका नाम देखो क्या मिलता है? तिरुनमट्टकन्नी। क्या मिलता है? तिरुनमट्टकन्नी। तिरुनमट्टकन्नी, ये याद रखना, तिरुनमट्टकन्नी या देवदान। तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि वो क्या कहलाती थी? तिरुन, ठीक है, देवदान या फिर तिरुनमट्टकन्नी। ठीक है, ये मंदिरों को दी जाने वाली भूमि। और एक और प्रकार की भूमि थी मित्रों जिसका नाम था पल्ली चंदम। क्या नाम था? पल्ली चंदम। एक प्रकार की भूमि और थी जो थी कौन सी? पल्ली चंदम। ठीक है, पल्ली चंदम। और ये पल्ली चंदम जो भूमि थी ये जैन संस्थानों को जो दान में दी जाती थी वो भूमि थी। तो जैन संस्थाएं जो होती थी, ठीक है ना, जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली कौन सी भूमि होती थी मित्रों? जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि। तो इस प्रकार हमने देख लिया मित्रों। ठीक है, फिर से देखो, एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूं और ध्यान से देखना है। एक ही प्रश्न से मित्रों बहुत सारे प्रश्न हल हो रहे हैं हमारे। ठीक है, ये सारे भूमियों के बारे में हमें पता चल रहा है। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूं। देखो, चोल अभिलेखों में, ठीक है, भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से जो बेलन वगाई है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उसके संबंध की अगर मित्रों बात करते हैं अपने, उसके संबंध की अगर मित्रों बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दे रखा है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, यानी कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी, ठीक है, यानी कि गैर ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जो ब्राह्मण नहीं थे परंतु वो क्या थे? किसान थे। तो उनकी जो भूमि थी, उनको जो भूमि दी जाती थी उसे बोला जाता था चोल अभिलेखों में क्या बोला जाता था मित्रों? वेलन वगाई। क्या बोलते थे? याद रखना, वेलन वगाई। ठीक है क्या बोलते थे? वेलन वगाई।
वेलन वगाई, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर देखो आपको दिख रहा है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी मित्रों, उसे क्या कहते थे? ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे चोल अभिलेखों में क्या कहते थे? ब्रह्मदेव बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव। तीसरे नंबर पर देखो दे रखा है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। तो विद्यालय को हम क्या बोलते हैं मित्रों? शाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाला। तो अभिलेखों में अगर देखा जाए पाठशाला या शाला, तो इस विद्यालय को जो दान में भूमि दी जाती थी उसे बोला जाता था मित्रों शाला भोग। क्या बोलते थे? देखिए शाला भोग बोलते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो लास्ट में आपको दिख रहा है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो मंदिरों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी या तो उसे देवदान कहते थे। क्या कहते थे? देवदान। यानी मंदिरों में देवताओं का स्थान होता है, इसलिए उसे क्या बोल दिया जाता था? देवदान। या फिर देखो एक अलग भाषा में भी इसका नाम मिलता है और वो मिलता है तृणमट्टकन्नी। तृणमट्टकन्नी, ठीक है। तृणमट्टकन्नी, ये भी याद रख लेना, ठीक। उसके बाद एक और मैं बता देता हूं आपको, वो है जैन संस्थानों को। तो जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती थी, जैन संस्थानों को जो दान में भूमि देते थे, दान में जो भूमि देते थे मित्रों, उसे कहते थे, क्या कहते थे उसे? चोल अभिलेखों में पल्ली चंदम। क्या कहते थे? पल्ली चंदम। याद रख लेना भाई, पल्ली चंदम। याद रखे हुए ना? तो याद रहना चाहिए भाई, देखो भूलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि याद रखो तभी काम चलेगा, तभी जाके आपकी रीट एग्जाम पास होगी। अगर इस तरीके से आप सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन हमें याद हो गया कि भाई बेलन वगाई भूमि गृह ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, तो उससे पार पड़ने वाली नहीं, ये तो पहले ही एग्जाम में आ चुका है। ये वाला प्रश्न तो मित्रों पहले ही आ चुका है। ये रीट लेवल 2022 की जो एग्जाम थी उसका शिफ्ट 2 का पेपर है, उसका ही एक प्रश्न उठाया है मैंने। और उसको एक तरीके से जो आपकी किताब चलती है मित्रों राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है ना, ठीक है, जो इतिहास की बुक है भारत के इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट 12th क्लास की, तो वहां से ये प्रश्न उठाया गया है। तो सीधा सीधा इस तरीके से वहां दे रखा है मित्रों, दे रखा है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, ठीक है। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती थी। देवदान देवदान या तृणमट्टकन्नी ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। तो देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई, इसी का एक नाम है, थोड़ा अटपटा है, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। तृणमट्टकन्नी, क्या नाम है? तृणमट्टकन्नी। फिर बोलेंगे देखो तृणमट्टकन्नी, कई बार बोलोगे तो आ जाएगा तृणमट्टकन्नी, ठीक है। उसके बाद देखो पल्ली चंदम भी होती थी एक प्रकार की भूमि, जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। तो याद रख लो भाई, गैर ब्राह्मण किसानों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे तो बेलन वगाई बोलते थे। ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव बोलते थे। विद्यालय को दी जाती थी उसे शाला भोग बोलते थे। और मंदिरों को उपहार में देते थे उसे देवदान या फिर तृणमट्टकन्नी बोलते थे। क्या बोलते थे? तृणमट्टकन्नी। क्या बोलते थे बेटा? तृणमट्टकन्नी। और जो जैनों को दान में दी जाती थी, जैन संस्थाओं को दान में दी जाती थी, उसे बोलते थे पल्ली चंदम। क्या बोलते थे? पल्ली चंदम। याद रख लेना क्या बोलते थे, देखिए पल्ली चंदम। चलिए भाई, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूब आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं मित्रों, बहुत बढ़िया 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं ये 1 नंबर का प्रश्न कैसा है, देख लेते हैं। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? देखो प्रश्न क्या है, 16 महाजनपद। आपको पता है अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म का जो अगुंतर निकाय है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से ही मगध प्रथम क्यों था, इसके बारे में कुछ विशेषताएं दे रखी है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में आंसर करना है। तो देखो पहली विशेषता क्या दे रखी है, खेती की उपज का अच्छा होना, ठीक है। दूसरा दे रखा है लोहे की खदानें होना, और तीसरा दे रहा है जंगली हाथी का उपलब्ध होना, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए देखो, अगर आपसे आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर फटाफट लिख दीजिए, और नहीं आता है तो देखिए अब मैं बातें करता हूं। देखो चलते हैं अपन।
देखो मैंने बिल्कुल प्रमाण सहित लेके आया हूँ, 16 महाजनपदों का में प्रथम मगध। ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मित्रों, आपकी जो 12th क्लास की बुक है ऐसे के ऐसे वहां से उठाई हुई लाइनें हैं, और इसमें क्लियर लिखा है देखो, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, मगध जिसे हम आधुनिक बिहार, यानी कि मगध की राजधानी पता है आपको, मगध की राजधानी राजगीर, क्या है, राजगीर। ये पहले इसको क्या बोलते थे, राजगृह बोलते थे, ठीक है, राजगीर मगध की राजधानी आपको पता है जो वर्तमान में, ठीक है, बिहार। तो यहाँ देखिए आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, तो खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, ये सही है भाई। दूसरा देखो, यह दूसरी बात यह है कि लोहे की खादानें, यानी आधुनिक जो झारखंड में है वो भी आसानी से उपलब्ध थी, तो एक ये हो गया, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। क्या बनाते थे, लोहे की खादानों से उपकरण और हथियार बनाते थे। दूसरा देखो, जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से भी क्या होता था, आवागमन सस्ता और सुलभ हो जाता था, ठीक है। तो आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। कौन सी नदियां बहती थी, गंगा और उसकी सहायक नदियां। तो अब इसमें देखो ये भी मिलता है अपन को, ये भी मिलता है कारण, ये भी मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, देखो आंसर इसमें हो जाएगा कि खेती की उपज भी अच्छी होती थी, लोहे की खादानें भी थी और जंगली हाथी भी उपलब्ध थे। इसलिए आंसर क्या हो गया आपके, डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। चलो अगले पर चलते हैं मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न भी देखिए, शायद मेरे हिसाब से ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है और सिंपल सा ही प्रश्न है। वैसे दे रखा है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है। हालांकि इसका आंसर आप सब जानते हैं कि वर्धमान महावीर का जो वंश था वो था लिच्छवी वंश। कौन सा था, लिच्छवी वंश से थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पर फिर भी देखो जो किताबों में दे रखा है, जहां से मैंने ये प्रश्न को एक तरीके से रीट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 2022 में वो प्रश्न है, मगर ये कहाँ से उठाया है प्रश्न, तो ये देखो 6ठी साथी की जो किताबें चलती हैं, ठीक है, वही हमारे अतीत भाग फर्स्ट सेकंड, वहीं से उठाया वो प्रश्न है। एक भी प्रश्न मित्रों उनसे बाहर नहीं जा रहा है, आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। मैं वादा करता हूं आपको, देखिए 12th क्लास की तीनों बुक्स के पाठ सहित प्रत्येक पाठ का सार मैं लेकर के आऊंगा, मगर पहले आपको मुझे सपोर्ट करना होगा मित्रों। जितना आपका सपोर्ट और प्यार प्रेम मुझे मिलेगा मित्रों, मेरे अंदर का जो शेर है वो जाग जाएगा और फिर मैं दहाड़ना शुरू कर दूंगा, जानते हो ना आप, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है चैनल को, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल कोताही ना बरते, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका साथ, क्योंकि विद्यार्थियों के बिना एक शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं मित्रों, ठीक है, ठीक है। तो आपसे ही हमारा वजूद है, जब तक आपका सपोर्ट नहीं तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, देखो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वे वज्जी संघ के, कौन से संघ से संबंधित है, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो लिच्छवी कुल और कौन सा संघ था, वज्जी संघ। कौन सा संघ से संबंधित थे, वज्जी संघ से, याद रख लेना, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 30 वर्ष की आयु में, ये याद रखना, ठीक। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन वे एकाकी जीवन व्यतीत किया, और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ मित्रों, ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर का कहना था, क्या कहना था, देखो सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ठीक है। महावीर क्या कहते थे, सभी जीव क्या चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और सभी के लिए जीवन क्या है, प्रिय है, ठीक है ना। तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में दी थी, प्राकृत भाषा में, जिसे उस समय हम मागधी भाषा भी बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, मागधी भाषा भी बोलते थे, क्योंकि ये सादा और सरल थी, सिंपल थी, लोगों की समझ में आ जाती थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। तो साधारण लोगों के समझ में आने वाली भाषा थी, इसलिए इसका नाम है, क्या नाम है मित्रों, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा।
तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। कौन से कुल से संबंधित थे? लिच्छवी कुल से। कौन से संघ से संबंधित थे? वज्जी संघ से। कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ा? तो 30 वर्ष की उम्र में। ज्ञान प्राप्त होने में कितना समय लग गया? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष तक इन्होंने अकेले रह करके क्या किया है? एकाकीपन जीवन व्यतीत किया है और तपस्या की है, तप किया है। ठीक है, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न पे मित्रों। और अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखो एक थोड़ा इसका लेवल भी थोड़ा ज्यादा है मित्रों, है ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आप ये सोच रहे हो कि अगर पेपर रीट का सिंपल आ जाएगा, तो मैं बताता हूँ एसएसटी वाला जो पोर्शन होता है आपके 60 क्वेश्चन, उसमें से हिस्ट्री में से तो कुछ भी सीधा आने वाला नहीं है, थोड़ा अटपटाई आपको लगेगा। मगर ये मैं वादा करता हूँ कि प्रश्न आपके वही राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 6 से 8 यानी 6 से लगाकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वहीं से प्रश्न आते हैं। तो जहां से प्रश्न बनेंगे मैं वहां से प्रश्न बना के लेके आऊंगा। दूसरी बात, आपको वो सारी किताबों के प्रत्येक पाठ का सार भी आपके सामने लेके आऊंगा मित्रों। रीट से पहले प्रयास करूंगा कि मैं उनका सारा पाठ आपको करवा सकूं, ठीक है, जितना हो सकता है। तो चलिए प्रश्न पर बात करते हैं। क्या प्रश्न है देखो, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पूछा है थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य नहीं, क्या है, सत्य है। तो पहला कथन दे रखा है मित्रों, यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। पहला कथन क्या दे रखा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। दूसरा कथन है इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का, छंद नहीं है मित्रों, ये छंद है। क्या नाम है? छंद। क्या बोलेंगे इसको? छंद बोलेंगे, ठीक है। छंदों का संकलन किया गया है, यह विनय पिटक का हिस्सा है। चौथा है देखो, इसमें महिलाओं के सामाजिक, आध्यात्मिक और अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो देखिए मित्रों, ये सारी की सारी एक एक लाइनें वही किताब से उठा कर दी है, जिसका प्रमाण लेके आया हूं और मैं दिखा सकता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये थेरी गाथा मैं वहां से उठा के लाया हूं, ये लाइनें बिल्कुल देखो। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, सूत पिटक का हिस्सा है। ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? थेरी गाथा कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है भाई? बौद्ध ग्रंथ है। तो किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो ये बात तो क्या हो गई? सत्य हो गई, ठीक है। आगे देखो, इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। तो लिखा है इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। छंद है बेटा, याद रख लेना, चंद नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात सही हो गई भाई। आगे देखो क्या लिखा है, इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। और तीसरा देखो, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में क्या मिलती है? अंतर्दृष्टि। तो अब ये सुत्त पिटक का भाग है, तो किसका नहीं है मित्रों? विनय पिटक का नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 किसमें है? कॉलम में देखो 1, 2 और 4। ये देखिए मित्रों 1, 2 और 4, ये बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मित्रों। बिल्कुल इधर उधर ध्यान भटकाने की बजाय आपको ध्यान लगाना है किस पर? 6 से 12 तक की जो बुक्स चलती है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है उन पर लगाना है। क्योंकि सारे प्रश्न लाइन टू लाइन उठा के दिए मित्रों। मैंने बहुत एक तरीके से अभी तो एक ही पेपर का रिसर्च किया है 2022 वाले का, और उसके बाद जो एक शिफ्ट वाले का, अन्य शिफ्ट वालों का भी मैं रिसर्च करके आपके सामने लेके आऊंगा। और मेरा यह दावा है कि लगभग सारे प्रश्न इन्हीं किताबों से बने। हिस्ट्री के प्रश्नों की मैं बात करूं, हिस्ट्री वाले पहले लेके चल रहे हैं, उसके बाद दूसरी सब्जेक्टों के भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। पॉलिटी के भी मैं लेके आऊंगा मित्रों। मैं स्वयं पॉलिटी का व्याख्याता हूँ, लेक्चरर हूँ मित्रों, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले हिस्ट्री वाले कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि एक एक चीज से अपन निपट लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अदर सब्जेक्ट की। पूरा पेपर, जितने भी पेपर अब तक के हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा विथ प्रूफ एनसीईआरटी कंटेंट के साथ, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न है, देखो अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? सुलेख, पहले छोटे छोटे बालकों से करवाते थे ना, सुलेख यानी सुंदर लेख,
ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, सही बिल्कुल सीधे शब्दों को बनाना, सुंदर तरीके से लिखना, उसको बोलते थे सुलेख। तो यहाँ पर क्या पूछा है मित्रों, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली, यानी कि अकबर जो सुलेख लिखता था उसकी पसंदीदा शैली का क्या नाम था। अब ये भी मित्रों बिल्कुल वही उन्हीं किताबों से प्रश्न उठाया है। देखो यहाँ पर दे रखा है नस्तलिक ए ऑप्शन, दूसरा कूफिक, तीसरा मंजिल आबादी और चौथा हैरान। तो देखिए बिल्कुल देखो क्या लिखा है, सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला। सुलेखन का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखने की सुंदर कला, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी उस अकबर के जमाने में, ठीक है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। अब देखो सीधा लिख रहा है, देखो उस किताब में सीधा लिख रहा है नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी, सीधा के सीधा वहां से लाइन उठा के ऐसे कैसे मित्रों ये प्रश्न चेप दिया है आपके बिल्कुल ही। तो देखिए क्या थी, नस्तलिक, तो याद रख लेना अकबर की सुलेख पसंदीदा शैली कौन सी थी, नस्तलिक थी। आगे भी देखो इसमें देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बन जाता था। ये एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छूटे हुए सरकंडे, ठीक है, सरकंडे का एक पौधा होता है, ठीक है, उसकी एक लकड़ी होती है, उसकी 5 से 10 मिलीमीटर की क्या होती है मित्रों, एक नोक वाली छड़ होती है, छूटे नहीं छड़, ठीक है ना, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबो कर लिखा जाता था, ठीक है। सामान्य कलम की नोक में बीच में क्या होता था, छोटा सा चीरा लगा देते थे ताकि वह स्याही आसानी से सोख सके। तो याद रख लो भाई, देखो उसी किताब से उठाया हुआ प्रश्न है। चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। चलो देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ये 1857 की क्रांति वाला जो पाठ है, और मित्रों ये 12th क्लास की आपकी देखिए भारत के इतिहास के कुछ विषय भाग 3rd उस वाली पुस्तक से एक चित्र बना हुआ है, उसके नीचे एक कॉलम लिखा हुआ है, वहीं से प्रश्न उठाया मित्रों। देखिए द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के किस विषय में 1857 के विषय में किसने बनाया, आपसे पूछा गया है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 की जो क्रांति थी उसके विषय में किसने बनाया था, किसका चित्र, याद रख लेना द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है मार्शल, दूसरा थॉमस जॉन्स बारकर, तीसरा मिस व्हीलर और चौथा यानी कि डी ऑप्शन जोसेफ। तो वहां देखो चित्र नंबर 10.10 उस किताब से बिल्कुल प्रूफ है मित्रों, देखो चित्र नंबर 10.10 वहीं लिखा है द रिलीफ ऑफ लखनऊ के चित्रकार थॉमस कबी जॉन्स बारकर है। कौन है, थॉमस कबी जॉन्स बारकर, जो कब बनाया था 1859 में। कब बनाया था चित्र 1800, तो इसके आंसर क्या होगा, थॉमस जॉन्स बारकर। थॉमस जॉन्स बारकर कहो चाहे थॉमस जॉन्स बारकर कहो मित्रों, बात एक ही है। और ये चित्र बनाया था इसने 1859 में। ये देखो प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में 1859 में किसने बनाया था, आपके किसने बनाया था मित्रों, चलिए किसने बनाया था, देखो बनाया था थॉमस जॉन्स बारकर ने। और कब बनाया था, 1859 में, याद रख लेना, ठीक है, थॉमस जॉन्स बारकर 1859 में, ठीक है, याद रख लेना। अब आगे देखो अगला प्रश्न, और ये स्लाइड का लास्ट प्रश्न है। चले प्रश्न देखो, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, यह भी वहीं से पूछा गया है समाज सुधारकों में। देखो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक देखो आप सब जानते हो, तो सीधा सा प्रश्न है ज्योतिबा फूले। और इन्होंने देखो सत्य शोधक समाज की क्या की है, स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। और ये बात ये कब की थी, 24 सितंबर 1873 पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर की थी, पुणे महाराष्ट्र में। कहां की थी मित्रों, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो देखिए ये भी वहीं से उठाया, मैं लाइन उठा के लाया हूं उसकी, देखो लिखा है वहां पर 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी पर लिखी थी नामक एक किताब लिखी थी। और देखिए 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में
की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए मित्रों, मैं आपके सामने इन प्रश्नों को लेके आया था और आपका सपोर्ट, आपका प्यार अगर बना रहेगा मित्रों, तो मैं इसी तरीके से जितने भी पेपर अब तक के रीट प्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन इसी प्रकार से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके विथ कंटेंट के साथ, विथ प्रूफ के साथ लेकर आऊँगा मित्रों। तो चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें जो भी रीट प्री का एग्जाम दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रीट प्री ही नहीं, हिस्ट्री के प्रश्न मित्रों आपको आरएस की एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आरएस की एग्जाम में भी इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी, बाकी सभी एग्जामों में जिनमें इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं मित्रों, और आज से अपने पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए, पढ़ते रहिए, और मैं कामना करता हूं कि आप आपके मकसद में कामयाब होंगे। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।